वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे एडिक्शन यानी जो नशे की हालत में लोग पड़े होते हैं। हम जब सफ़र करते हैं तो हमने देखा रोड्स के ऊपर दाएं बाएं आपको एडिक्शन वाले लोग नज़र आते हैं जो इंजेक्ट भी कर रहे होते हैं, पाउडर, चरस, अफीम, सिगरेट या इस तरह गुटखा। इसके अलावा बाकी चीज़ें अगर देखें तो उनके फ्लेवर्स हैं जो डिफरेंट जगह पे हमें लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भी मिलते हैं। तो हम उससे कहते हैं कि भाई आप कोई नशा तो नहीं करते? वो कहते हैं डॉक्टर साहब तोबा तोबा तोबा। मैं कहता हूँ भाई कौन सा नशा करते हैं? कहते हैं पान खाता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर कहते हैं चेयर्स, कहता कभी कभी गाछ लगाता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसी तरह हमने देखा है कि कुछ लोग तो बताना नहीं चाह रहे होते, हम उसको खुद जो है ना वो अपने क्लिनिकल ट्रायल में जजमेंट करते हैं। तो हम अब बात करेंगे कि जो नशे में इन्वॉल्व हो चुके होते हैं या जो नशेई बन चुके होते हैं, हमने उनसे नफ़रत नहीं करनी। नफ़रत करेंगे वो मज़ीद एडिक्शन में आगे बढ़ेंगे, वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। तो हमने इंसानों की ज़िंदगियों को आसान बनाना है, और अगर वो कोई ट्रैक से उतर भी गया है तो हमने उससे प्यार करके उसको रिकवर करना है, रिहैब करना है, ताकि वो अपनी आसान ज़िंदगी अपने वालिदैन के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ या अपने बहन भाई, अपने दोस्तों के साथ वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि एडिक्शन वाले जो होते हैं इनकी इम्यूनिटी तो वीक हो चुकी होती होगी, क्योंकि इनका पल्मोनरी सिस्टम भी वीक हो जाता है। जब आपके फेफड़ों पे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, कम हो जाता है। तो इनकी जो बेहतरीन डाइट है, जो इनके वालिदैन हमें सुन रहे हैं या वो खुद एडिक्शन वाले हमें सुन रहे हों, तो उनके लिए बताएं कि उनको वो कौन सी अच्छी खुराक रखनी चाहिए जिससे वो अपने आप को रिकवरी फेस में ले जाए। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो वो ये है कि पहले तो जो एडिक्शन उनकी है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। दूसरा, उसके साथ साथ वो प्रॉपर हर एक न्यूट्रिएंट लें। लाइक अब अपना सुबह नाश्ता ले रहे हैं तो उसमें एग मस्ट, उनका एक उबला हुआ अंडा ले लें, ठीक है। और दूसरा, उसके अलावा वो रोटी भी खाएं, लेकिन मिर्च मसाले हो गए, तली हुई चीज़ें हो गई, इस तरह की चीज़ों से वो शुरू में परहेज़ करें, ठीक है। दूसरा, फ्रूट इंटेक, दिन में 2 पोर्शंस उनके फ्रूट के होने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स अपना इंटेक रखें, और उसके अलावा गोश्त और जो है ना ये हमारा चिकन वगैरह, इसका इंटेक वो कम रखते हुए दालें और सब्जियों पे ज़्यादा अपना जो है ना इंटेक उसका अच्छा करे। लाइक खाने में वो गोश्त और क्या कहते हैं मटन, बीफ वगैरह की जगह अगर दालें और सब्जियां हमारे जो है ना वो लें तो वो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए, पहली चीज़। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का वो जो है 1 पोर्शन ले सकते हैं दिन में, पूरे दिन में सिर्फ 1 पोर्शन अपना ड्राई फ्रूट्स का रखें। उसके अलावा फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रूट जूसेस ना लें, ठीक हो गया। फ्रूट जूसेस की जगह वो फ्रेश फ्रूट्स लें। फ्रूट लाइक 1 एप्पल ले लें इन द आपका कहने का मॉर्निंग। मकसद ये फ्रूट खाना चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। ये मैंने पिछला भी एक बार अपने एक शो में बताया था कि फ्रूट, अगर आप मौसमी का भी जूस ले रहे हैं या क्या कहते हैं सेब का भी जूस ले रहे हैं, तो उसमें एक नहीं, उसमें 4-4 सेब डल रहे होते हैं, या उसमें 4-4, 5-5 मौसमियाँ डल रही होती हैं, तो वो बेहतर नहीं है, वो ज़्यादा ओवर हो जाता है आपके लिए। फिर उसमें नाजरीन के लिए एक ये भी है कि जब आप फ्रूट का जूस लेते हैं ना, किसी भी फ्रूट का, तो बेसिकली उसमें फ्रुक्टोज होती है, बिल्कुल। और फ्रुक्टोज हमारी बॉडी में कम इस्तेमाल होती है और वो हमारे जिगर पे जाके जमा होती है, जिसमें पेशेंट जो है ना फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। वो फैटी लीवर की जो है ना सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि हम तो जूस भी पीते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, फिर हमारा पेट क्यों बढ़ गया। अच्छा, ये मिथ एक और भी है कि लोग, मैंने देखा है कि वो एक्सरसाइज करेंगे, जिम करेंगे, और उसके बाद आगे कहते हैं मैंने मिल्क शेक का 1 जग पी लिया। बिल्कुल। तो वो एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं होता कि आपने आके दोबारा से एक गेयर लगा दिया कि वो आपने उसमें सैचुरेटेड फैट भी ले ली, आपने प्रोसेस उसके अंदर शुगर भी ले ली, और आपने मसल को बजाय जो आपने डाउन करने के उसको मजीद आपने अपग्रेड कर दिया। तो उसमें यही है कि आप फ्रेश फ्रूट्स लें, ना कि फ्रूट जूसेस लें, आप सब्जियां लें, ठीक है। उसमें हम इनको प्रेफर करते हैं विटामिन सी इंटेक बहुत अच्छा अपना रखें, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, विटामिन डी एंड विटामिन सी, ये 2 इंटेक इनके अच्छे होने चाहिए। विटामिन ई के भी काफ़ी सारे हमारे पास फॉर्मुलेटेड चीज़ें आ चुकी हुई हैं, तो इस तरह मल्टीविटामिन जो है वो अपना इंटेक उसका अच्छा करें। और दूसरा, न्यूट्रिएंट्स अपने ज़्यादा लें, लाइक दालें और सब्जियों पे ज़्यादा प्रेफर करें, ना कि गोश्त और इन सब चीज़ों पे। ये डॉक्टर साहब की बात से मुझे एक बात याद आई कि जब मेरे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट आते हैं, क्योंकि रोज़ाना हम इतने मरीज़ देखते हैं, तो लोग आके ना हमारे कान में कहते हैं कि मेरे घर वालों को ये कह देना मुझे सेब सूप खिलाए, कीमा शीमा खिलाए, क्योंकि ये बजाते खुद तो मुझे देंगे नहीं, अगर डॉक्टर कहेगा तो ये मुझे दे देंगे। तो मेरे जितने भी हमारे नाजरीन हैं, हेल्थ स्पेशल शो को देखने वाले हमारे जितने व्यूअर्स हैं, और जितने वालिदैन हैं, बहन भाई जो भी हमें देख रहे हैं, तो उनसे मेरी ये इल्तमास है, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बजाय आप डॉक्टर के कहने पे उनको अच्छे फ्रूट्स दें, या उनको आप कीमा गोश्त खिलाएं, या मटन बिरयानियाँ, या उसको बीफ वगैरह दें,
तो खुदारा अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेंस जो है ना उसको देखें, अगर वो करने वाले हैं तो आपको ज़रूर करने चाहिए। अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है और आप ये सोच रहे हैं मैं अपने बच्चे को अच्छी डाइट कैसे दूं, तो जो भी सस्ता फ्रूट मार्केट में अवेलेबल होता है वो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा होती है, तो आप वो फ्रूट अपने बच्चों को ज़रूर दें। इसी तरह बॉयल एग, खजूर, दूध, जब तक आपके बच्चे ज़िंदा हैं ये उनकी लाइफ में बंद ना करें, क्योंकि वो कैल्शियम डेफिशिएंसी में ना जाएं, आयरन डेफिशिएंसी में ना जाएं। आजकल हम देख रहे हैं, मैडम बेहतर एक्सप्लेन करेंगी, कि हम जब कैंपिंग करते हैं तो हम देखते हैं 90% लोग विटामिन सी डेफिशिएंसी का शिकार हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हैं, और 95% जो हमारी फीमेल हैं वो आयरन डेफिशिएंसी का शिकार है, कि माँ खुद जवान नहीं होती, बच्चा जवान होता है। ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब हम आपसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि एडिक्शन में हम अपना बच्चा आपके पास क्यों भेजें? देखिए बहुत सारी फैमिलीज़ ये कहती हैं कि जी साडा मरीज़ है, इनू तुसी थोड़ा चंगा कर दो, असी डंडे ना सही कर लेंगे। अच्छा, तो हम ये बात कहते हैं डंडा पहले इस्तेमाल कर ले ताकि यहाँ तक पहुँचता ही यहाँ तक आई ना। अच्छा, क्योंकि ये ब्रेन डिजीज़ है, ब्रेन के ऊपर काम करना है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका डिटॉक्स करना है, जिसमें से बॉडी से हार्मफुल इफेक्ट आपने निकालने हैं। ठीक है, देन आपका अगला काम होता है अपने ब्रेन के ऊपर काम करना है। ठीक है, उसके ब्रेन को वहाँ तक लेके आना जहाँ वो ये समझे, इनसाइड डेवलप हो, और वो ये कहे कि वाकई में एक प्रॉब्लम में था और मुझे इससे निकलना है। क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, और हम ये कहते हैं कि फुल ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, एडिक्शन जो है ये मैनेजेबल डिजीज़ है बट नॉट ट्रीटेबल डिजीज़। ठीक है, तो रिलैप्सिंग डिजीज़ है, बार बार रिलैप्स होती है। तो रिलैप्स को कंट्रोल करने के लिए रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में थ्रू आउट पेशेंट को यही गाइड किया जाता है कि जहाँ कहीं पे आपको ट्रिगर्स आएंगे आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि वो आपको उसकी अल्टरनेट थेरेपी बताए कि आपने उस टाइम को कैसे आपने जो इग्नोर करना है और आपने अपनी रिकवरी को जो कंटिन्यू करना है। मैडम की इस बात से मेरे जहन में एक बात आई कि हम चूँकि कैंप जेल लाहौर में हम विज़िट करते थे, तो वहाँ पे जो नशई जो पुलिस पकड़ती थी, पकड़ के उनको एक बैरक में बंद किया जाता था, तो मैं वहाँ पे विज़िट करता था। तो वहाँ पे एक पुलिस वाला था, तो मैंने उससे एक थेरापी सीखी। तो मैंने उससे कहा कि आप नशइयों का इलाज कैसे करते हैं, तो मुझे आज वो बड़े अच्छे मौके पे याद आए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सुबह जब इनको सुबह नमाज पढ़ाता हूँ और उसके बाद कुरान वगैरह पढ़ाने के बाद मैं इनको जो है ना यहाँ से डंडे के साथ सबको इकट्ठे करता हूँ, और आगे जाके ना एक हमने वो जिस तरह टूवल टाइप एक आपका स्विमिंग पूल बनाया होता है ना, वो कहता मैं इनके कपड़े उतार के इनको आधा घंटा उसमें डुबो देता हूँ, और उसके बाद जब ये नशई नहाते हैं तो इनकी आदत थोड़ी फ्रेश हो जाती है, फिर बाहर लाता हूँ, फिर मैं इनको सबको लाइन बना के डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। अब वहाँ पे चूँकि डॉक्टर मैं भी जाता था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या है। तो वहाँ पे एक डिस्पेंसर था जो उनको सिर्फ दवाइयाँ देता था। तो उसने मुझे कहा कि देखें इस तरह का जो नशई आता है ना ये एडिक्शन में होता है, और एडिक्ट टाइप जब होता है ना तो इसको कड़लें पड़ती हैं, दर्दें होती हैं, इसको नींद नहीं आ रही होती, तो हम इसको ब्रूफन और CPM क्लोरोफिनामीन और आइब्रोफिन साल्ट की गोलियाँ देते हैं। एक से दर्द कम होती है, दूसरे से नींद आ जाती है, तो ये सो जाता है। तो क्या नहाना भी इनका इलाज है? देखिए नहाना तो हम ये कहते हैं कि सेहत और सफाई के लिए ज़रूरी है, ये मिथ्स है। बहुत सारी जगहों पे ये कहा जाता था कि सेंटरों में होता था कि सिर्फ इसको 3 टाइम या सारा दिन नहलाते रहो तो ये ना एडिक्शन से दूर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, जैसे सब्जियों पे छट्टा मार बिल्कुल ऐसी। अभी करंटली हमारे पे पेशेंट आया कि मैडम जी महीना मैं ना 3 टाइम नहावा धोवांगा मैं सही हो जाऊँ। अच्छा। अब क्या 1 महीना जो है ना मैं जी ठीक है, मैं जी चूँकि मैं नहाना पे, अब मैं कहा भाई आपको 3 टाइम मेडिसिन दे रहे हैं, आपकी काउंसलिंग हो रही है। अब उसी दौरान में 3 बार उसने ये किया कि भागने की कोशिश की। अच्छा। तो उसे ये कहा गया कि ये इसी बात को सोचो कि आपकी एडिक्शन नहीं निकली, आपके दिमाग से नहीं निकली। रिहैब सेंटर का एक भी प्रोसेस है, वो जो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, थेरेपिस्ट बैठते हैं, वो इतना पढ़ के यहाँ तक आए हुए हैं, वो आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। नहाने से, खाने पीने से, ताले लगाने से कभी भी एडिक्शन का इलाज नहीं होता। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि नशा एक लानत इसको ज़रूर कहा जाता है, लेकिन ये मुआशरा ही इसको जन्म देता है। हमारा मुआशरा ही लोगों को नशे पे जाने पे मजबूर करता है। अपनों की नफ़रत या लोगों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं आपके साथ, ज़्यादा उनके जज्बात और लगाव जो होता है, जब वो टूट जाता है तो लोग किसी ना किसी नशे में अपनी उसको टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, उससे निकालने के लिए वो किसी ना किसी नशे में चला जाता है।
तो लिहाजा किसी भी नशई से नफ़रत ना कीजिए। खुदारा अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, कस्बे में, शहर में, गली में, आपके पड़ोस में अगर कोई नशे की किसी आदत में लग गया है तो उससे नफ़रत ना करें, उससे प्यार करें, उसकी काउंसलिंग करें, काउंसलिंग करके उसका मसला हल करने की कोशिश करें, एक खूबसूरत मुआशरे को जन्म दें। तो मैं इसी तरह मैडम से हम ज़्यादा इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये फोकस आज ये है कि नशे की आदत से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है और नशे की लानत जो है इसको मुआशरे से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ज़्यादा इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ, एक तो ये लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि जी जहाँ पे किसी रिहैब सेंटर में जाते हैं वहाँ पे मिल मिला के लोग ज़्यादा नशा करना शुरू कर देते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, इसमें ऐसा हकीकत कुछ नहीं है। अगर आपका कुछ स्टाफ इन्वॉल्व हो जाए, उनको ला के देना शुरू कर दे पैसे लेके, चेक एंड बैलेंस होता है, सिक्योरिटी कैमरास होते हैं और बाकी सबका तो नहीं, लेकिन हमारे में ये है कि जैसे पेशेंट की कैंटीन है तो वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड होती है। ये सवाल मैंने इसलिए ऐड किया कि हमारी एक कोलीग हैं तो उसने मुझे बताया कि मैं रिहैब में चली गई थी और रिहैब में मैं वहाँ पे जो आया आती थी उसको मैं खर्चा पानी देती थी तो वो मेरा माल वहीं पे पहुँचा देती थी। ऐसा होता है डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे जो बताता था कि मैं सर्दियों में 2 किलो चिलगोज़े मंगाता था, अखरोट मंगाता था। वो क्यों मंगाता था? पेरेंट्स से, क्योंकि वो इकलौता बेटा था। वो सारी चीज़ें आती थी, स्टाफ को देते थे और वो लोग उसको उसके अल्टरनेट जो है अफ्यूम या कुछ ना कुछ देते थे। अब जब हमारे पास आया तो जी मुझे 2 किलो चिलगोज़े, मैं कहा बच्चे क्या करने? मैडम मैंने खाने हैं। बाद में पता चला उसने स्टाफ को ऑफ़र की कि ये तुम ले लो, खा लो और मुझे ना थोड़ी सी ना चुटकी सी एक अफ्यूम ला दो। तो हमारा चेक एंड बैलेंस ये है कि जो सामान आता है वो जो इंचार्ज है उसके पास पिक्चर आती है कि ये चीज़ पेशेंट की आई है और जब पेशेंट को दी जाती है उस टाइम इसकी पिक्चर बनाई जाती है ताकि जो चीज़ जिसके लिए आई है उसको उसी तरह के मिल जाए। नो डाउट कि इंसान है कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम हद तक हम लोग ट्राई करते हैं कि वो उसको बचाया जा सके, क्योंकि स्मोक फ्री होता है। पहली बात ये कि हम स्मोकिंग अलाउ नहीं करते रिहैबिलिटेशन सेंटर में। अब आप सिगरेट नहीं, लेकिन अगर आपका कोई स्टाफ सिगरेट पीता हो तो उसको आप रखते भी नहीं है। हमारा कोई स्टाफ ऐसा नहीं है जो कि स्मोकिंग लेता हो या किसी तरह से गुटखा पान। अच्छा, ये जो साइकोलॉजिस्ट आपके पास होती हैं जी जी, उनका क्या रोल होता है इसमें एडिक्शन में? देखिए हमारा काउंसलिंग के सेशन देती हैं उनको? 75% रोल जो होता है वो काउंसलिंग का, मोटिवेशनल है इनकी। इसमें जो है प्रॉपरली उनकी बिहेवियरल थेरेपी की जाती है क्योंकि ये बिहेवियरल बीमारी है। बिहेवियर्स अगर में चेंज मैनेजेबल है, बिल्कुल ट्रीटेबल नहीं है, मैनेजेबल है। बिहेवियर में चेंज आएगा तो आपकी चीज़ों में चेंज आएगा, अगर बिहेवियर में चेंज नहीं है तो कहीं भी चेंज नहीं। इसमें हमारे पूरे स्टेप्स होते हैं। अच्छा, एक तो आपका साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है, जी जी, न्यूट्रिशनिस्ट वाली आपके साथ इन्वॉल्व होती है और फिजिकल थेरेपी वाले भी होते हैं जी, फिजिकल थेरेपिस्ट भी और मेडिकल ऑफिसर भी इन्वॉल्व होता है जी 24/7 और न्यूरो साइकियाट्रिस्ट भी आप रखते हैं जी, साइकियाट्रिस्ट भी हमारे पैनल में होते हैं। यानी पूरा ये आपका एक स्ट्रक्चर बनता है। तो फिर रिहैब सेंटर आप खोलते हैं? जी, रिहैब सेंटर के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर कमीशन ने पूरा एक प्रोटोकॉल दिया होता है कि जो स्टाफ मैंडेटरी है वो अपने रखना ही रखना है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट 24/7 हमारे पास होते हैं तो एमओज और पैरामेडिकल स्टाफ जो है। ये बात क्लियर करते हैं अपने नाज़रीन के लिए, उनका खाना पीना जो भी होता है वो कम्प्लीटली रिहैब सेंटर उसको अवेलेबल करता है? जी जी, वो उनके पैकेज के अंदर जो पेशेंट के साथ। अच्छा, इसका मिनिमम पैकेज क्या होता है और मैक्सिमम पैकेज क्या होता है? डॉक्टर साहब हर एक रिहैब, अगर कोई नाज़रीन में से अगर कोई बंदा अपने बेटे को, किसी पड़ोसी को, किसी मोहल्लेदार को, किसी इंसान को इस नशे से निकालने की कोशिश करे और वो उसके कितने एक्सपेंस होंगे कि वो रिहैब वालों के पास भेजे ताकि उसको नॉर्मल लाइफ में लाया जाए? डॉक्टर साहब ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। लाइक आप जैसे हम स्टाफिंग की बात करते हैं, पूरा स्टाफ होना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना, तो अगर आप देखते हैं कैलकुलेट करते हैं तो पर पेशेंट आपका एक इंडिविजुअली जो एक्सपेंस बनता है वो 100,000 बनता है पर मंथ। ठीक है, और ये वो है जो 1 लाख कि रुपए पर मंथ जो कि एक्सपेंस होता है। लेकिन अब हर एक रिहैब के अपने अपने चार्जेस होते हैं, डिफरेंट होते हैं, रूम्स होते हैं, वार्ड्स होते हैं, एरिया वाइज और उसकी क्वालिटी वाइज। चूँकि हमारा काम यूनाइटेड नेशन के साथ रहा है, हमने 20 साल जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो उसके बाद हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो फैसिलिटी है इसको हमने ब्रेक इवन पे रखा है, इसको नो कॉस्ट नो प्रॉफिट पे रखा है। ठीक है, यानी आप चाहती हैं कि जो भी हम करते हैं वो एक्सपेंस पूरे करते हैं, ना कि उसको प्रॉफिट में लेके। एग्जैक्टली, इसमें ये है कि जो पे कर सकता है वो फुल पे करे, जो नहीं कर सकता नॉन अफोर्डिंग वो जस्ट उसकी मेडिसिन और फूड के एक्सपेंस के ऊपर हम उसको एडमिशन दे देते हैं। जी डॉक्टर महक, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रिहैब के अंदर आपका कोई एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है नशेइयों के लिए?
मेरा एक्सपीरियंस डॉक्टर सुमेरा के साथ ही है, ये जानती हैं। और उसमें ये है कि हम लोग प्रॉपर उनकी डाइट का चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है। उसमें आपका जो भी मेस वहाँ पे तैयार हो रहा होता है, हमने उसको देखना होता है, उसका प्रॉपर हमने पूरा एक मेन्यू तैयार कर देना होता है फॉर अ वीक या फॉर अ डे, ठीक है। कि उसके सुबह नाश्ते में क्या देना है, 12 बजे क्या देना है, दोपहर के खाने में क्या देना है, रात का इनका डिनर क्या होगा। एक एक चीज़ प्रॉपर पहले डिज़ाइन की जाती है, उसके बाद वो सारी वही डाइट सबको वहाँ पे दी जाती है उनके जो है ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली। इवन कि यही डाइट आप लोग भी खाते हैं वहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुमेरा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो वालिदैन हमें सुन रहे हैं, जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं, हमारे कोलीग सुन रहे हैं, यूनिवर्सिटी फेलोज सुन रहे हैं, या हमारे नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए कि आप इनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करती हैं? जैसे कोई आपके पास आया, आप देखती हैं इसको एड्स तो नहीं होगी, इसको हेपेटाइटिस बी, सी, या इसके अलावा कोई इसको वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक तो आपके पास एडिक्शन वाला पहले ही है, ऑलरेडी एडिक्ट बंदा है, एक और आ गया वो वायरल इन्फेक्शन है, बजाय वो एडिक्शन ठीक करने के वो वायरल में कन्वर्ट हो जाए। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने शुरू में बताया था, हमारी पूरी प्रॉपर केस फाइल बनती है जिसमें उसकी पर्सनल हिस्ट्री और सेकंड उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसके लेटेस्ट जितने भी टेस्ट हमारे एमओज प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपके CBC से लेके उसके HIV तक तमाम टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। इवन जहाँ पे पेशेंट अगर नहीं डिस्क्लोज करता है कि वो एडिक्शन में है, वहाँ पे उसका ड्रग यूरिन टेस्ट भी करवाया जाता है और वो रिपोर्ट उसके सामने दी जाती है। ये देखें बेटा, आप ये ड्रग्स आपकी रिपोर्ट्स में आई, ये रिपोर्ट्स हमने नहीं बनाई हुई, तो अब आपने इसके ट्रीटमेंट के लिए आना है। तो कहीं पे जहाँ पे रिफ्यूज़ल होता है वहाँ पे उसके टेस्ट के ऊपर जो ना वो फैसला किया जाता है। अच्छा, जो फीमेल एडिक्ट आपके पास आती हैं उनका आपने सिस्टम अलग रखा होता है, मेल का अलग होता है, या सेपरेट वार्ड्स बनी होती हैं या रूम होते हैं? नहीं सर, डॉक्टर साहब हमारे पोर्शन है, मतलब अपर जो स्टोरी है वो फीमेल्स के लिए जो टोटली सेपरेट है, उनकी एंट्रेंस और हर चीज़ सेपरेट है। जो नीचे वाला पोर्शन है वो मेल्स के लिए है। इवन लास्ट टाइम हमारे पास ट्रांसजेंडर्स भी आए थे कुछ ट्रीटमेंट के लिए, तो हमने 3rd फ्लोर जो था ट्रांसजेंडर के लिए। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो आपके पास एडिक्ट आते हैं वो चर्स के, अफ्यूम के, शीशे के, या इसके अलावा स्मोकर ज़्यादा होते हैं, या फ्लेवर लेने वाले होते हैं, या ड्रिंकर होते हैं? ऑलमोस्ट हर तरह के एडिक्शन के पेशेंट आते हैं, लेकिन करंटली जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं वो आइस के हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर। ये यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई हाउस रिलेशन वाले लोग होते हैं? ये इसमें कोई कैटेगराइज नहीं है। इवन हमारे पास अभी फीमेल है, वो मेड है। आप अंदाज़ा करें कितनी एक्सपेंसिव होती है आइस, और वो जो घरों में सफाई करती है, पोछे लगाती है, और वो आइस के ऊपर उसका बेटा लेके आया कि मेरी मदर जो एडिक्शन में है और ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। तो अब ये चूँकि अब वो मेड्स के साथ मिलके उसने कहा बाकी मेड्स जो है वो लेती हैं, उन्होंने उसको वैसे दिया। अब ये करती हैं घरों में चोरियाँ, घर की कोई चीज़ उठाई वो सेल आउट कर दी और वो अपने एडिक्शन को पूरा कर दिया। नाजरीन, आपने देखा कि आज हमने ये कोशिश की कि जितने भी हमारे बहन भाई, दूर दराज के रिश्तेदार, हमारे करीबी दोस्त, हमारे मोहल्ले के रहने वाले, करीबी अजीज़ व क़ारब या जानने वाले, हमारे सर्कल में, कम्युनिटी में एज ए ह्यूमन रहने वाले लोग जितने भी हैं, उनको कोई भी अगर बुरी आदत लग जाती है, वो नशा किसी भी तरह का हो, किसी इंसान का नशा हो, या उसको किसी भी मेडिकल का कोई नशा लग चुका हो, स्मोकिंग का हो, ड्रिंकिंग का हो, या कोई भी इवन वो नशे की आदत में पड़ चुके हैं, तो आज का हमारा प्रोग्राम उन्हीं के लिए था कि वो अपने नशे से अपने आप को रिवर्स करने के लिए, रिकवर करने के लिए, रिहैब करने के लिए वो अपनी लाइफ में क्या बेहतरी ला सकते हैं। हमारी दोनों डॉक्टर्स ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। हमारी माहिर ग़िज़ाइयत वाली ने ग़िज़ा के बारे में बताया, और हमारी एडिक्शन एक्सपर्ट जो डॉक्टर साहबा थी उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में बताया कि रिहैब में किस तरह आपका जो नशा होता है उसको किस तरह रिकवर किया जाता है। तो नाजरीन, अगर आप में से आपकी सोसाइटी में करीब तर कोई भी बंदा, कोई भी मेल हो, फीमेल हो, एल्डर हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी अगर इस तरह की किसी भी आदत में पाया जाता है तो उसका इन्फॉर्म करें ताकि उसकी लाइफ को नॉर्मल किया जा सके। तो क्योंकि वक्त की जो हमारे यहाँ कैद होती है उसके मुताबिक हमें चलना पड़ता है, टाइम लिमिटेशंस होती हैं। आज के प्रोग्राम में उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपना जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा उसमें नए गेस्टों के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।